नमस्कार। मेरे YouTube चैनल वाणी योगिराज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ये भाषा की छोटी इकाई है जिसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण में भी उच्चारण, वर्णों का सही उच्चारण करना एक बहुत बड़ा कौशल है, क्योंकि हमारे उच्चारण पर ही हमारी वर्तनी की शुद्धता भी निर्भर होती है। तो आज मैं अपने सभी प्रशिक्षुओं और सुन रहे शिक्षक साथियों से वर्णों के सही उच्चारण के संदर्भ में कुछ बातें रखूँगा जो मैं विद्यालयों में जाने पर या अपने संस्थान में प्रशिक्षुओं के साथ बात करने पर महसूस करता हूँ। इस संदर्भ में कुछ बातें मैं रखूँगा और मेरी कोशिश होगी कि आप सभी इसको आत्मसात करें और अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के साथ इसको शेयर करें, इसको साझा करें और बच्चों को ये चीज़ें आत्मसात कराने में उनका सहयोग करें। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं स्वर वर्णों को लेकर के कुछ बात रखना चाहता हूँ। स्वर के उच्चारण के संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है। वो श्लोक है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। अर्थात जो एक मात्रिक स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, जिसको छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ भी व्यावहारिक तौर पर कहा जाता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। अगर हम एक मात्रिक दो स्वरों को मिला दें तो वो दीर्घ मात्रिक स्वर बन जाएगा। जैसे ह्रस्व आकार को दो बार मिला देने से, उसको संयोजित कर देने से द्विमात्रिक स्वर बन जाएगा और वो दीर्घ आकार का रूप ले लेगा, जिसको हम छोटा आ से अनार कहते हैं और बड़ा आ से आम। छोटा आ से अनार ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व आकार है, और बड़ा आ से आम के नाम से जिसको व्यावहारिक तौर पर अभिहित करते हैं या बताया जाता है वो दीर्घ आकार कहा जाता है। बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए तो ये विधा ठीक है कि ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई है, बड़ी ई है। लेकिन अगर बच्चे उसी को हमेशा के लिए सीख ले रहे हैं और हमेशा उसी तरीके से बोलते हैं तो हमारे सिखाने में ये बहुत बड़ी खामी हो जा रही है। जैसे अगर हम छोटा बड़ा को हमेशा लगा करके ही मतलब स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मध्य में जो अंतर है कि एक मात्रा और दो मात्रा का, वो सही रूप से उभर करके सामने नहीं आता है। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ह्रस्व इकार की जगह दीर्घ इकार का प्रयोग करते हैं और दीर्घ इकार की जगह ह्रस्व इकार का प्रयोग करते हैं, जो कि समीचीन नहीं होता है। तो हमें बच्चों को इसको उच्चारण करने के तरीके या उच्चारण करने के दौरान ही ये चीज़ें बतानी होंगी, जिससे वो इसको पूरी तरीके से आत्मसात कर लें और इसी तरीके से उच्चारण करना सीखें और बेहतरीन ढंग से वो फिर पठन कार्य भी कर पाएंगे। जैसे मैं स्वरों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जब हम छोटा आ, बड़ा आ कहते हैं तो दोनों आ एक ही जैसे उच्चरित होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उसके पहले हमने छोटा और बड़ा लगा दिया। लेकिन जब उसके बिना हम उच्चरित करते हैं तो वो सही रूप में उच्चरित होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो
इसको बच्चों को सिखाते समय हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगली जो बात मैं करूँगा वो व्यंजन के विषय में करूँगा और सभी व्यंजनों के विषय में नहीं करूँगा। जो मुझे सुनने के बाद या देखने के बाद लगा है वो शुरुआत के जो 3 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, इनका जो पंचम वर्ण है उसमें गड़बड़ी की जाती है। उसमें लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है। चूँकि इनको बोलना थोड़ा सा कठिन है तो इसलिए हम अधिक वर्णों का उच्चारण करके इनका उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। हमें शुरू से ही बच्चों को यह अभ्यास कराना चाहिए कि जो वर्ण जैसे लिखा है उसकी जो जितनी मात्रा में उसका उच्चारण किया जाना है उसकी उतनी ही मात्रा में उच्चारण करें तो बेहतर होगा। जैसे का वर्ग को हम देखें तो का से लेकर के घा तक कोई समस्या नहीं है। इसको व्यंजन और ह्रस्व आकार मिला करके इसका जो सामान्य उच्चारण होता है वो ऐसे ही होगा, का, खा, गा, घा, ङा। अब यही दिक्कत होती है। तो मुख्य रूप से ये जो का, चा, टा वर्ग है इसका जो पंचम वर्ण है मैं इसी पर मुख्य रूप से बात करूंगा। इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पंचम वर्ण क्या क्या है, ङा, या, ड़ा। सही उच्चारण इसका यही है, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। लेकिन उच्चारण सिखाया क्या जा रहा है या हमारे बच्चे सीखते क्या हैं? अब ये देखिए, उनको बताया जाता है कि बेटा पढ़ो का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए इधर मैंने गलत उच्चारण को भी लिख दिया है, का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा कह रहे हैं। तो अंगा जब आप कहते हो तो देखो उसमें कितने वर्ण हो गए, जबकि वर्ण एक ही है, ङा, और अंगा कह दिया। इसी तरीके से चा वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो या है, जबकि उसका उच्चारण इया कहते हैं, चाछा जाझा इया। और टा वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो ड़ा है, जबकि क्या कहते हैं, अड़ा। इसको जब संवेद स्वर में बच्चे पढ़ते हैं और जो सिखाया जाता है वो ऐसे ही सिखा रहे हैं प्रायः, का, खा, गा, घा, अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, जो कि गलत है, तर्क सम्मत नहीं है। तो हमें बच्चों को अभ्यास इस तरीके से ज़रूर करवाना चाहिए। और जब आप ऐसा नहीं, बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता बहुत होती है, आप जिस ढंग से उनको सिखाना चाहेंगे वो उस ढंग से सीखेंगे। तो का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। और इसके अगले क्रम में हम जिन वर्णों पर बात करेंगे अक्सर ये दिक्कत होती है और समझने में भी समस्या होती है। हमारी वर्णमाला में ऊष्म वर्ण है 4, शा, शा, सा, हा। इसमें केवल मैं 3 ये शकार की बात करूंगा, शकारत्रयी जो है इसके उच्चारण में दिक्कत होती है और इसके नाम को लेकर के भी लोगों में भ्रम जैसी स्थिति रहती है, जबकि इनका नाम स्थिर है और उनके उच्चारण स्थान के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया है। जैसे पहला तालव्य है। तालव्य क्यों है? तो तालव्य इसलिए है कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है या कि तालु की ओर इंगित करती है, तो इसका हम सही उच्चारण कर पाते हैं। चूंकि इसके उच्चारण करने में एक सीटी जैसी ध्वनि निकलती है तो इसको सीटी वाला सा भी व्यावहारिक रूप से कहते हैं या शरीफा वाला सा कहते हैं। लेकिन बच्चों को हम ये बताएं कि ये तालव्य है, इसका नाम तालव्य है। दूसरा मूर्धन्य शकार है। मूर्धन्य शकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख विवर में स्थित मूर्धा की ओर इंगित करती है, जो कि तालु के ऊपर स्थित है। तो मूर्धा की ओर इंगित करने के कारण इसका जो उच्चारण हुआ और इसका जो नामकरण हुआ वो मूर्धन्य हो गया। तीसरा है दंत्य सा, जिसको सरौता वाला सा व्यावहारिक रूप से कहते हैं लोग, लेकिन इसका सही नाम दंत्य सा है। और चूंकि जब इसका उच्चारण हम सही रूप से करेंगे तो हमारी जिह्वा जो है वो हमारे दांतों की ओर इंगित करेगी या कि दांतों का स्पर्श करेगी, इसलिए इसको दंत्य सा कहते हैं।
अब मैं तीनों का उच्चारण कर रहा हूँ, एक बार आप सभी ध्यान से सुने और इसी तरीके से अभ्यास करें और अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को ऐसे ही अभ्यास कराएं ताकि उनकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आगे उनको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका उच्चारण बहुत ही बढ़िया होगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, शा तालव्य, शा मूर्धन्य, शा और दंत्य सा, शा शा सा, शा शा सा। मूर्धन्य शा जो है इसका उच्चारण करने में जो कठिनाई होती है, इसीलिए इसको लोग खा कहने लगे। इसको मैंने देखा है कि इसको पेटचिरवा खा कहने लगे, जबकि ये खा नहीं है, ये भी एक शा है। जैसे आप वर्षा होता है शब्द, वर्षा वर्षा, लेकिन उच्चारण की कठिनता के कारण इसको लोगों ने खा कहना शुरू कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को हमें सही रूप में इसका ज्ञान कराना चाहिए। आगे मैं संयुक्त वर्णों पर भी कुछ बात करूंगा। चूंकि संयुक्त वर्ण दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो एक है क्षा, इसमें देखिए कावर्ण और मूर्धन्य शा मिल करके इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसका जब सही उच्चारण आप करेंगे तो कुछ अंश का आएगा और कुछ मूर्धन्य शकार का आएगा, तब इसका सही उच्चारण होगा। जैसे कक्षा, कक्षा, का के बाद फिर एक का जैसी ध्वनि उच्चरित होने की स्थिति में है और फिर मूर्धन्य शकार है। अगर हम कक्षा की जगह कच्छा कहें तो अर्थ जो हम लेना चाहते हैं, जो हमारा मंतव्य है कि कक्षा क्लास हम कहना चाहते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कक्षा, है ना। रवि कक्षा 5 में पढ़ता है, रवि कक्षा 5 में पढ़ता है, लेकिन हम अगर ये कहें इसके लिए कि रवि कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा कक्षा अंतर है, तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। इसी तरीके से एक वर्ण है ज्या, जो कि संयुक्त वर्ण है। तो ज्या और या इन दो वर्णों से मिलकर के ये बना है, तो इसका जो उच्चारण सही होता है वो ज्ञान होता है, ज्या। लेकिन व्यावहारिकता में ज्ञान, ज्ञा हो गया इसका उच्चारण, लेकिन हमें ये जरूर जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका सही उच्चारण करें, ज्ञान। फिर श्रा है, श्रा में तालव्य शा है और रा है, दोनों को मिला करके ये श्रा बना है। तो अपेक्षा है मुझे कि आप लोगों ने इसको सही तरीके से सुना होगा और आप इसको अप्लाई करेंगे, अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के साथ ज़रूर इसका अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।